बीए फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। 2 चैप्टर भी थोड़ा सा और रहता है, बस नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा ख़त्म कर देंगे। 3rd चैप्टर बिगिन कर लेते हैं। वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, विश्व के प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, सबसे पहले तो मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। ठीक है, बेसिकली इसमें हिंदी में दे रखा है आपको कि भाई जो संसाधन वर्ड है वो किन वर्ड से बना है। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश में देखते हैं, बेसिकली जो वर्ड है आपका रिसोर्स, वो आपका एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब रिलीफ या रिकवरी होता है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली आपके रिसोर्सेज हैं जो कि प्लैनेट पे एग्जिस्ट करते हैं। वो इन्वायरमेंट में भी आपको मिल सकते हैं और वो डेवलप हुए थे नेचुरली, यानी कि विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं उसके, तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, स्टोन, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर बेसिकली नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स जो कि यूज़फुल हैं मैन के लिए। ठीक है, तो समझ में आया। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम नेचुरल रिसोर्सेज वर द डोमेन ऑफ नेचुरल साइंसेस, इसको हम ज्योग्राफी में भी अब पढ़ने लग गए हैं। तो थिंग्स या मीन्स जो कि कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को, हमारी नीड्स को, इच्छाओं को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी डिज़ायर्स को फुलफिल जो चीज़ें करती हैं उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। तो डेफिनेशन है रिसोर्सेज की। ठीक है, जो ये रिसोर्सेज हैं नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो नेचर है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लैंड, वाटर, सॉइल, अभी बताया। तो वो जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, फिर जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं और इनको सेकेंडरी सेक्टर में लेके आते हैं, बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं इनका, फिर कुछ और प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें और यूटिलिटी वैल्यू ऐड हो जाती है, जिनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल, वुड एक नेचुरल रिसोर्स है, उससे हम क्या बना रहे हैं, फर्नीचर या बोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स बन गया। सिमिलरली आयरन से हम मशीनरीज एंड टूल्स बना रहे हैं, सिमिलरली कॉटन से हम कपड़े बना रहे हैं। इस तरीके से जो आपकी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल गिफ्ट्स जो नेचर ने हमें दिए हैं, उसको हम यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम चेंज कर रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस भी हैं रिसोर्सेज की अगर हम देखें तो। ठीक है, अब देखो रिसोर्स शब्द कहाँ से आया, री प्लस सोर्स से। जेम्स फिशर ने डेफिनेशन दे रखी है रिसोर्स की, रिसोर्सेज कैन एनीथिंग बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड और डिज़ायर। हमारी नीड्स को, डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए कोई भी चीज़ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। फिर एक डेफिनेशन और है कि नेचुरल रिसोर्सेज में भी डिफाइंड एज दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। जो रिसोर्सेज, जो चीज़ें जिनकी कुछ वैल्यू है, जो हमारी नीड्स और डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं, जो नेचर से मिलती है हमें और हमारे लिए यूज़फुल है। एक डेफिनेशन ये हो गई। एक डेफिनेशन ये होगी वो फीचर्स इन्वायरमेंट के, प्रकृति के वो फीचर जो इस लायक हैं कि वो हमारी नीड को सर्व करें, तो उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ये रिसोर्सेज आर मेयरली इन्वायरमेंट फंक्शनिंग इन द सर्विस ऑफ मैन। तो इन्वायरमेंट जो है वो फंक्शन कर रहा है हमारी सर्विस में, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस को हम समराइज़ करें तो सिंपल सी बात पता लग रही है कि रिसोर्स जो है कोई एक ऐसी डिपेंडेबल क्वालिटी, मतलब रिसोर्स बेसिकली उसके अंदर डिपेंडेबल क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, फंक्शन है। मतलब कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को, इन सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे लिए एसेट बन रहे हैं। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट, रोल ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन क्या है आर्थिक विकास में। ठीक है, तो फिज़िकल और कल्चरल इन्वायरमेंट जो है उसकी वजह से ही रिसोर्सेज आते हैं। एक डीप रिलेशनशिप होता है किसी देश के रिसोर्सेज के बीच में और उसकी इकोनॉमी के बीच में। ठीक है, हम रिसोर्सेज किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कितने रिसोर्सेज हमारे देश में अवेलेबल हैं, ठीक है, उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट होती है।
तो रिसोर्सेज जो है उससे सिर्फ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफ़िल होती, रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ ये चीज़ नहीं फुलफ़िल होती। रिसोर्सेज से जो है रोज़गार भी पैदा होते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। रिसोर्सेज के उपयोग से ही कल्चरल डेवलपमेंट भी किसी देश में होती है, और कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है तो कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास की वजह से ही आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होता है। कंट्रीज़ जिसके अंदर ग्रेटर कैपेसिटी है, इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है ऐसे देशों की, जो कि रिसोर्सेज को अपने देश में ढूंढें, एक्सप्लोर करें, उनको रिकॉर्ड करें, उन्हें निकालें, उनका यूज़फुल तरीके से उन्हें मॉडिफाई करें, उसको एसेट की तरह यूज़ करें, तो वो कंट्रीज़ जो हैं प्रोग्रेस में बहुत आगे चली जाती हैं। और अगर हम अपने रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली अच्छे तरह से यूज़ ही नहीं कर रहे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हो जाती है और हम सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन की तरह ही रह जाते हैं हमेशा। ठीक है, अब इस बॉक्स में दे रखा है कि अगर कोई सब्सटेंस है वो एक रिसोर्स, उसको हम कब बोलेंगे, एक सब्सटेंस को हम रिसोर्स कब बोलेंगे। तो पहली बात वही है कि वो हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल करे। ठीक है, और उस रिसोर्स को हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, टेक्निक्स का यूज़ करके एक यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट करके उसको और ज़्यादा यूटिलिटी दे दें, तो उस सब्सटेंस को हम रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसने बताए हैं बेसिकली। तो लास्ट वाला पॉइंट, 2 पॉइंट सेकंड और थर्ड में इकट्ठा ही बता दिया कि उसको टेक्नोलॉजी से हम चेंज कर सकते हैं और उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वैल्यू उसमें कुछ ऐड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज आर प्लेस एंड टाइम रिलेटिव। तो जो भी सब्सटेंसेस हैं नेचर के, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह है या हर समय है। ठीक है, सॉइल, वाटर, विंड, सनलाइट, फॉरेस्ट, विंड, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं ये अर्थ पे थे, बहुत पहले से थे। ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग्स अर्थ पे आए भी नहीं थे, उससे पहले से ही ये रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास हैं। लेकिन उस टाइम पे ये रिसोर्सेज थोड़ी थे, सिर्फ सब्सटेंसेस थे, क्योंकि उनका यूज़ तो हो ही नहीं रहा है। आदमी को, मनुष्य को पता ही नहीं था कि इन रिसोर्सेज का हम कैसे यूज़ करें। सॉइल है, वाटर है, वो रिसोर्सेज कब बने, जब ह्यूमन बींग्स आए धरती पे, उन्होंने फार्मिंग सीखी, तभी तो सॉइल और वाटर इंपॉर्टेंट चीज़ बनी, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करा, तभी तो एक सब्सटेंस को हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो मिनरल्स हैं जो हमारे अर्थ सरफेस से मिलते हैं वो क्या ही है, कुछ नहीं है जब हम पता ही नहीं है उनके बारे में। आयरन और कोल के बारे में जब अर्ली ह्यूमंस को नॉलेज थी ही नहीं, तो वो उनके लिए रिसोर्स कैसे बोल सकते हैं उसको। तो इट वॉज जस्ट अ स्टोन फॉर देम। जब तक उन्हें नहीं पता लगा कि कॉपर स्मेल्टिंग कैसे होती है, मेटल्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो बैकबोन है सारी इंडस्ट्रीज़ की, एक फीडर इंडस्ट्री कहलाती है एट प्रेजेंट तो। ठीक है, अब एक ऑयल की अगर हम बात करें, तो जब ऑयल के बारे में किसी को पता ही नहीं है तो फॉर देम इट इज़ जस्ट अ स्मेली लिक्विड। लेकिन जब उसके बारे में हमें पता लगने लगा कि भाई वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब कंबशन इंजन की इन्वेंशन हुई, वो चलता कैसे है, ऑयल से चलता है, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। पहले भी वो यूज़ टू कॉल इट अ स्मेली लिक्विड, और जब पता लगा उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में तो दैट सेम थिंग इज़ नाउ कॉल्ड एज व्हाट, लिक्विड गोल्ड। ठीक है, एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ, उसी की वजह से एल्यूमिनियम एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन पाया, राइट। सिमिलरली विंड रिसोर्स कब बना, जब विंड मिल जो है उसका इन्वेंशन हुआ। सिमिलरली कोल की बात करें तो कोल तो भाई ब्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहलाता है, बेसिक रिक्वायरमेंट हर एक इंडस्ट्री में तो कोल ही चाहिए। जब स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुआ तभी तो कोल इतना इम्पॉर्टेंट हुआ। तो जब हम पता, सिमिलरली अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की टेक्नोलॉजी अगर हमें पता है तो रिसोर्सेज की तरह एक्ट करेगा ना पानी। जो वाटरफॉल्स हैं वर्ल्ड में, दे विल बी कॉल्ड रिसोर्सेज। जब जैसे ही हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें पता लगी, टेक्नोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम दिस एक ऑब्जेक्ट जो है इट कैन प्रूव टू बी अ रिसोर्स एट वन प्लेस, लेकिन दूसरी प्लेस पे वो सेम ऑब्जेक्ट को हम रिसोर्स नहीं कह सकते। एग्जाम्पल, आज भी कोई ऐसे कुछ ऐसे देश हैं जिनको यूरेनियम को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं पता, तो यूरेनियम उन लोगों के लिए कोई एक रिसोर्स नहीं है।
सिंपल न्यूट्रल एक स्ट्रफ है, लेकिन जिन लोगों को पता है यूरेनियम कहाँ यूज़ होता है, उसको कैसे हम टेक्नोलॉजी उस पर लगाकर उसको एक्सट्रैक्ट करें, कैसे उसको यूज़ करें, तो दैट इज़ अ रिसोर्स फॉर दोज पीपल, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें नाइगारा फॉल्स की, नॉर्थ अमेरिका में जो है वो एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ से, उस वाटरफॉल से बहुत लार्ज अमाउंट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अफ्रीका में जो जायरे रिवर है, वहाँ पे स्टैनले फॉल्स जो हैं, उसकी भी कैपेसिटी है टू जनरेट अबाउट 100 to 150 लाख हॉर्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उसकी जो कैपेसिटी है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं वहाँ के लोग, तो इस वाटरफॉल को हम रिसोर्स ऑब्वियसली नहीं कह सकते फिर उस सेंस में, ठीक है। तो जो एबिलिटी है या कैपेसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, उसकी क्या क्षमता है, क्या योग्यता है किसी एक वस्तु की, किसी भी वस्तु की कार्य करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, या जो उसकी योग्यता है, वो समय के साथ ही बदलती है। एग्ज़ाम्पल हम देखें तो जो आपकी दामोदर रिवर है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, टेनेसी रिवर है यूएसए में, और क्यूइंग एंड होंगे रिवर है चाइना में, उनको क्या बोला जाता था? शोक नदी, रिवर्स ऑफ सॉरो। बट आज जब हमने रीजनल प्लानिंग करी है इन एरियाज़ में, इन सेम रिवर्स को हम रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। आज भी वर्ल्ड में कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है, और क्या पता वो आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करें और उनको हम रिसोर्सेज बोलें, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो रिसोर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि एक मटेरियल रिसोर्स है, एक मटेरियल रिसोर्स नहीं है, वो बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट है। टाइम के साथ चेंज होता है, टेक्नोलॉजी पता लग गई किसी चीज़ की तो उसके साथ वो चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू नीड्स वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज कोई रिसोर्स है तो हमेशा ही रिसोर्स रहेगा, या आज किसी चीज़ को हम रिसोर्स नहीं कहते तो वो कभी भी रिसोर्स नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि रिसोर्सेज एंड कल्चर आर क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड ह्यूमंस। ये जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे बनते हैं? जब इंटरेक्शन होती है कल्चर में, नेचर में और मैन में, राइट। कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जो है वो अपनी खुद पड़ा रिसोर्स नहीं बन जाता। ये वो रिसोर्स कब बनेगा? जब उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। कौन करते हैं? ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निकल स्किल, साइंटिफिक कैपेबिलिटी सोसाइटी की क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही पता लगेगा कि भाई उस देश में कितने रिसोर्सेज हैं, है ना। जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, नॉलेज है, साइंस है, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस है, और जो फिलॉसफी है, इन्हीं को तो मिला के एक देश का कल्चर बनता है ना। इन सब चीज़ों को मिला के ही तो ज्ञान, विज्ञान, क्षमताओं, संस्कारों, परंपराओं, कुशलताओं, इन सब को मिला के ही तो एक देश का कल्चर, संस्कृति बनती है। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है इन अकॉर्डेंस विद कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और सोसाइटी, टेक्नोलॉजी का स्तर किसी देश या समाज के सांस्कृतिक विकास के अनुरूप होता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, कल्चर क्या है पता लग गया, टेक्नोलॉजी क्या है पता लग गया आपको। तो किसी भी समाज में टेक्नोलॉजी का कितना स्तर है वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि उस देश का या उस समाज का कल्चरल डेवलपमेंट कितना हो रखा है, ठीक है। जिमरमैन जो है वो कहते हैं कि कल्चर इज अ सेट ऑफ दोज टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मेथड्स एंड नॉलेज प्रोड्यूस्ड विद द कंसेंट ऑफ नेचर थ्रू विच वी फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली कल्चर जो शब्द है उसको उन्होंने डिफाइन किया है कि संस्कृति जो है वो प्रकृति की सहमति से उत्पन्न उन उपकरणों, यंत्रों, विधियों और ज्ञान का समुच्चय होती हैं जिनके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो कल्चर वो टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मेथड या नॉलेज है जो नेचर की सहमति से बनती हैं, जिससे हम अपनी नीड्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं। कल्चर की डेफिनेशन देखिए। कल्चर जो है वो सिर्फ डिटरमाइन नहीं करता द लिमिट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड कंजम्पशन ऑफ सब्सटेंसेस, बट ऑल्सो कल्चर बताता है कि जो नेचुरल रेजिस्टेंस है, जैसे कि टॉक्सिक बैक्टीरिया, फेमाइन, फूड, अर्थक्वेक, डिजीज, इंसेक्ट्स, इनसे हम कैसे बचें। तो संस्कृति है
वो हमें सिर्फ यही नहीं बताता, एक जगह का कल्चर हमें सिर्फ यही नहीं बताता कि वहाँ से, उस देश में से, एक एरिया से, लैंड में से हमें नेचुरल रिसोर्सेज कैसे निकालने हैं, ठीक है, बल्कि जो बाकी चीज़ें हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड हो गई, बैक्टीरिया से रिलेटेड हो गई, ड्रॉट, फ्लड, भूकंप, बीमारी, ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम कैसे विजय पाएँ इन पे, इनको हम, इनके जो क्या कहते हैं उसको, मतलब इन चीज़ों से हम कैसे बच सकें, कैसे प्रिवेंट कर सकें। तो ये सब चीज़ों के जो तरीके हैं प्रिवेंशन के, वो भी हमें कौन सिखाता है? कल्चर ही सिखाता है। समझ में आया इतना? अब देखो, डेवलपमेंट किसी देश की हो रही है तो उस पर किसकी वजह से हो रही है? वो वहाँ की पॉपुलेशन की वजह से। हर देश में पॉपुलेशन है, लेकिन हर देश में डेवलपमेंट अलग अलग है, क्योंकि हर देश के लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी उस देश में है वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे, राइट। मतलब आज हमारे देश में कुछ और टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट जो हैं उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं और उसमें एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं, राइट। जो एंशिएंट सोसाइटीज़ थी वहाँ पे टेक्नोलॉजी थी नहीं, प्रॉपर तरह से लोग जो हैं वो नेचर पे ही डिपेंडेंट थे अपने लिवलीहुड के लिए, काम के लिए, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ जो है वो उस टाइम पे थी नहीं इतनी। लेकिन आज देखो, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, प्रोस्पैरिटी भी जो देश में आ रही है, साइंस का कितना प्रोग्रेस हो रहा है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के पास है, एबेंडेंस अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास है, मैन इज़ एक्चुअली फाइंडिंग न्यू डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस थिंग्स, जैसे कि हार्मनी विद नेचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट। तो इसी आधार पर जिमरमैन जो है उन्होंने क्या बोला है कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकेम सो बिकॉज ऑफ मैन्स कॉपरेशन, यानी कि कोई सब्सटेंस रिसोर्स नहीं होता पहले से ही, ह्यूमन बींग्स ने उसको कैसे डेवलप करा है किसी सब्सटेंस को, तो मैन की कॉपरेशन की वजह से ही कोई सब्सटेंस जो है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं, राइट। इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस, नेचर एंड कल्चर, हर एक पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो हो रहा है वो हर जगह सेम नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। इसके दो मुख्य कारण हैं क्यों एक जैसा नहीं होता। दो रीज़न है कि भाई हर जगह नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, सॉइल, मिनरल्स, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स एक्सेट्रा सेम तरीके नहीं होते, है ना। मतलब हर एक पूरे वर्ल्ड में ये थोड़ी हर टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह मिलेंगे। सिमिलरली हर जगह का कल्चरल डेवलपमेंट सेम है हर जगह, ऐसा तो नहीं हो पाता। कोई देश ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई देश अंडर डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग नेशन है, कोई देश ऐसा जिसमें इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कोई देश ऐसा जिसमें डेवलपमेंट्स ज़्यादा है, इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तब इक्वालिटी है। कहने का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे उसमें, टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हर जगह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग है, कल्चरल स्ट्रक्चर अलग है और डेवलपमेंट अलग है, ह्यूमन डेवलपमेंट अलग है, राइट। अगर किसी देश में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई रिसोर्स क्रिएशन वहाँ होगा ही नहीं, कि वो बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड देश है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज का जो एरा है वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो टेक्नोलॉजी वो देश जो है डेवलप्ड कंट्री से अपने देश में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पैसे चाहिए आपको, तो पैसा होना चाहिए, आपको पूंजी होनी चाहिए आपके पास दूसरी कंट्री से रिसोर्सेज को इंपोर्ट, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब कई देशों के पास पैसे नहीं है तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो इंपोर्ट भी नहीं कर पाते, तो इसलिए वो डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रोल ऑफ प्रोडक्शन फोर्सेस इन रिसोर्सेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सोशल हिस्ट्री है मैनकाइंड की, एक्चुअली हिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की। ऑब्वियस सी बात है, सोशल हिस्ट्री जो है मनुष्य का जो सामाजिक इतिहास है वास्तव में टेक्नोलॉजी के विकास का इतिहास है, ऑब्वियस बात है। तो सोशल मीडिया एट प्रेजेंट है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। डिफरेंट स्टेजेस हैं हिस्ट्री की, जैसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री है, स्टोन एज वगैरह पढ़ते हैं, आयरन एज पढ़ते हैं, ठीक है, फिर कॉपर एज, टैन एज, आज कंप्यूटर एज चल रही है। तो टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से मैकेनिकल चीज़ें जो हैं, यंत्र जो हैं, मैकेनिकल प्रोडक्टिव फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती है। मशीन्स, टूल्स, वेपन्स जो हैं वो, मतलब प्रोडक्टिव फोर्सेस मतलब यही मशीन्स, टूल्स एंड वेपन्स। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। मतलब देखो, पहले जो भी स्टोन एज थी तो तब क्या थे प्रोडक्टिव फोर्सेस, स्टोन, स्टिक, उसके बाद आयरन बना तो ट्रैक्टर वगैरह आए, कंप्यूटर वगैरह अब आया है। मैन जो है वो खुद भी तो प्रोडक्टिव फोर्स है, हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ठीक है।
तो और किसी ऐसे एरिया में, किसी रीजन में जहाँ पे प्रोडक्टिव फोर्सेस जो हैं आपके, ठीक है, बेसिकली वो जिस एरिया में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, कैपेबल होंगे, उस एरिया में जो रिसोर्सेज हैं वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अच्छे ढंग से उनका रिसोर्सेज का निर्माण होगा। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड काम होगा जहाँ पे जो प्रोडक्टिव फोर्सेज है वो एफिशिएंट और कैपेबल हैं, ठीक है। अब बाय क्रिएटिंग सच अ सरफेस, मतलब प्रोडक्टिव जो आपके फोर्सेस हैं उनको डेवलप करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके हम जो है देश में डेवलपमेंट ला सकते हैं अपनी। सिंपल सी बात ये है। अब नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन देख लो। पहले तो आता है ऑन द बेसिस ऑफ द यूज़, कॉन्टीन्यूटी ऑफ यूज़, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और साइक्लिकल। फिर आपके आ जाएंगे यहाँ बेस्ड ऑन ऑरिजिन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिसके अंदर एनर्जी है। अब एनर्जी के अंदर एग्जॉस्टेबल है, इनएग्जॉस्टेबल है। फिर रॉ मटेरियल कच्चा माल, उसके अंदर आपका आ जाता है मिनरल, आयरन और वगैरह है, नॉन फेरस ऑर्स है, एलॉयज़ हैं, पढ़ेंगे इसको आगे। फिर आपके ये आ जाता है वनस्पति यानी कि प्लांट्स, वुड है, फाइबरस प्रोडक्ट है, गम्स हैं, रेजिन्स हैं, रबड़ है, ऑयल है, सीड्स है, बाक्स है, कॉक्स है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका एनिमल्स एंड लिविंग थिंग्स, और ऑब्वियसली पेड़ों में प्राकृतिक है, नेचुरल और कल्टीवेटेड, इसके अंदर फाइबर क्रॉप्स, रबड़, ऑयल सीड्स, टबाको, शुगर केन, फ्लावर्स, ये सब आएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका फूड आइटम्स, खाद्य पदार्थ ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड यूटिलिटी, ठीक है। खनिज हैं आपके, मिनरल्स, सॉल्ट। फिर ये नेचुरल है, वाइल्ड फ्रूट्स, ट्यूबर्स, लीव्स, मशरूम्स वगैरह। कल्टीवेटेड है, फूड ग्रेन्स, शुगर केन, बीट रूट, बेवरेजेस, ये सब, ठीक है। एंड देन इसके अंदर आपके आ जाते हैं ये ऑयल सीड, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फिर आगे है वाइल्ड और मेराइन, जिसके अंदर आपको स्किन्स, हॉर्न्स, आइवरी, ऑयल, लिंट, मेन्योर, फिश, पर्ल्स, स्पंजेस, ये दिखेंगे। फिर इधर देखोगे तो पालतू, दैट इज़ पेट, वूल, बाल, हेयर, दैट इज़ स्किन, खाल, फर एंड सिल्क, रेशम, राइट, सिल्क इज़ रेशम। फिर यहाँ पे फूड आइटम्स में आपको वनस्पति की क्लासिफिकेशन बता दी ना, प्राकृतिक और कृषिक, कल्टीवेटेड। फिर कल्टीवेटेड की आगे 2 सब क्लासिफिकेशन है, वो बताइए मैंने आपको, जंगली और पालतू, ठीक है। फिर आता है खाद्य पदार्थ की 3rd क्लासिफिकेशन, दैट इज़ एनिमल एंड क्रिएचर्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, हनी, फिश और मैरी टाइम प्रोडक्ट्स आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। बाकी चलो ये पढ़ी देती हूँ एक बार। ये मिनरल्स में आयरन और, नॉन फेरस ऑर्स, फेरस अलॉयज, प्रीशियस मेटल्स, फर्टिलाइजर्स, सॉल्ट, लाइमस्टोन, क्ले, सैंड एंड बिल्डिंग स्टोन। नेचुरल में आपको दिख रहा है सीवीड, मेडिसिनल प्लांट्स, ऊपर का मैंने रीड कर ही दिया था पहले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज को भी क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ यूज़, ठीक है। तो पहले कौन से हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये आ गए। इनएग्जॉस्टिबल या रीन्यूएबल, ये बेसिकली वो रिसोर्सेज हैं विच कैन बी रिन्यूड या प्रोड्यूस्ड अगेन एज सून एज देर एक्सप्लॉइटेड। एग्जाम्पल, अगर हमने 10 पेड़ काटे हैं, 10 के 10 उगा दिए तो वापस आ गए ना, वो तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को हम रिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए इनको इनएग्जॉस्टिबल, कि कभी ख़त्म नहीं होते, इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड, वाटर, ह्यूमंस, ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आपके आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये बेसिकली वो हैं जिनको रीजनरेट होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन प्रोसेस है बहुत स्लो है। मिनरल ऑयल, आयरन, नेचुरल गैस, इस टाइप के मिनरल्स, ठीक है। एक बार इनको यूज़ कर लिया तो वापस इनको रिप्लेस नहीं कर सकते हम। तो व्हेन दे आर एक्सप्लॉइटेड विद एक्सट्रीम इंटेंसिटी, तो ये ख़त्म होने लग जाते हैं, फिर इनका भंडार जो है वो ख़त्म होने लग जाता है। तो इसलिए इनको एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फिर आते हैं साइक्लिकल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं विच आर प्योरीफाइड आफ्टर यूज एंड देन रीयूज्ड, इनको साइक्लिकल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो ये कॉन्टीन्यूटी इनका हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वाटर जो है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, उसको रीट्रीट कर लिया, रीयूज़ कर दिया, बेसिकली जो हम रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आयरन का कुछ मशीन थी, वो टूट गई, उसको आयरन को मेल्ट करा, उससे कुछ और बना लिया, तो रीयूज़ कर रहे हैं, साइक्लिकल रिसोर्सेज। सॉलिड वेस्ट एक गिफ्ट है ये प्रेजेंट लाइफस्टाइल का, इट हैज़ एमर्ज्ड एज अ न्यू रिसोर्स, ठोस कचरा, राइट। तो बहुत वैल्यूएबल मेटल्स और केमिकल्स इससे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट, इस टाइप की इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, विच रिक्वायर रॉ मटेरियल्स बीइंग यूज्ड इन मैनी वेज।
फिर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वाटर ट्रीटमेंट के, जो मैंने आपको बोला है इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटर ट्रीटमेंट करके रीयूज़ कर सकते हैं हम कच्चे माल की तरह, रॉ मटेरियल की तरह। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं वाटर ट्रीटमेंट के। ये जो ट्रीटेड वाटर है उसका कोई एडवर्स इफेक्ट, बुरा प्रभाव नहीं पड़ता मानव पे, पशुओं पे या फसलों पे। वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई इससे बदबू नहीं फैलती है, एक्वाटिक लाइफ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इट जस्ट हेल्प्स द इन्वायरमेंट। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो बायोटिक या कार्बोनिक रिसोर्सेज बोल देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके वो रिसोर्सेज है जो कि अर्थ के बायोस्फीयर में आपको मिलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिल्सबर्ग बायोटिक रिसोर्सेज वो हैं जो जीवित चीज़ें हैं, जैसे पशु, एनिमल्स, बर्ड्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, क्रॉप्स, फिश, मैराइन लाइफ, ह्यूमन बींग्स, ये बायोटिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, फिर कोल देखें, मिनरल्स देखें, मिनरल ऑयल देखें, तो ये कैसे बनते हैं पता ही है आपको, जब ऑर्गेनिक मटेरियल डिके होता है उससे ये बनते हैं। तो ये भी बायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में ही आएंगे। तो बायोटिक रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स हैं, ये रीन्यूएबल है। बट जो रीन्यूअल है कुछ अदर बायोटिक रिसोर्सेज का पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि ऑयल और कोल। तो देखो, कार्बोनिक और बायोटिक तो हमने बताया था बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अब इस जो ये रिसोर्सेज है इनमें से कुछ रीन्यूएबल होंगे, कुछ नॉन रीन्यूएबल होंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, अब मैं बोलूँ यहाँ पे क्लास में बच्चे हैं, मैं डिवाइड कर रही हूँ उनको ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, बड़ी हाइट वाले, छोटी हाइट वाले। फिर मैं डिवाइड कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, गर्ल्स एंड बॉयज़। तो गर्ल्स में भी कुछ ऐसी हो सकती है बड़ी हाइट, कुछ छोटी हाइट, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है नॉन बायोटिक या नॉन कार्बोनिक, जो कि नॉन लिविंग चीज़ें हैं, इनको नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। लैंड, सॉइल, एयर, रेन, रॉक्स, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इस टाइप के। इनमें से कुछ एग्जॉस्टिबल हैं, कुछ नॉन एग्जॉस्टिबल हैं। ठीक है, कुछ सिंपल सी बात ये तो है ही आपकी। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम ऑफ यूटिलिटी। तो कुछ हो गए आपके एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। तो सारे सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं आपके, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एनर्जी का यूज़ तो होता ही है हर जगह। इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ भी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, फॉरेस्ट्री सेक्टर हो, डोमेस्टिक वर्क हो, कम्युनिकेशन हो, इंडस्ट्री, तो हर जगह ही मतलब रिसोर्सेज जो है एनर्जी रिसोर्सेज वो तो हर जगह ही काम होते हैं। जैसे कि वुड है, पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल पावर है, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी नहीं है किसी देश में तो साइकिल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी रिसोर्सेज को बचाना, उनको जुडिशली यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। कुछ एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो एग्जॉस्टिबल है। कुछ जैसे कि वाटर, विंड, सन, जियोथर्मल रिसोर्सेज वो इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल्स अगर हम देखें, कच्चा माल, तो इंडस्ट्रियल में रॉ मटेरियल्स जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इनकी वजह से ही होता है। अब 3 सोर्सेज होते हैं रॉ मटेरियल के। पहले तो हो गया आपका वेजिटेशन, जो नेचुरल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। वाइल्ड भी होते हैं आपके, ये मतलब जो ट्रीज़ हैं वो नेचुरल भी होते हैं, वाइल्ड ट्रीज़ भी तो होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन से हमें वुड, फाइबरस प्रोडक्ट, सीड्स मिलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वेजिटेशन से हमें क्रॉप्स, कॉटन, जूट, रबड़, शुगर केन, ये सब मिलता है। फिर नेक्स्ट है मिनरल्स, खनिज। फ्रॉम दिस जो नेचुरल रिसोर्स हमें मिलते हैं वो आयरन और कोल, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, बिल्डिंग स्टोन, सब कुछ, केमिकल, फर्टिलाइजर्स अलग अलग प्रकार के। फिर फूड मटेरियल, इनिशियल स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंट के, मैन जो है पहले उसने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया था सिर्फ एज अ फूड यूज़ करना। तो फूड आइटम्स तो बहुत सारे मिलते हैं हमें यहाँ से, इन्वायरमेंट से हर देश में अलग अलग फूड आइटम हमें मिल जाएंगे, राइट। ये तो बहुत ही सिंपल सी ही बात है। फिर मिनरल्स की बात करें तो सॉल्ट इंपॉर्टेंट फूड आइटम है तो मिनरल ही। फिर वेजिटेशन, प्लांट्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का। फ्रूट्स, ग्रासेस, शुगर केन, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, ग्रेन्स जो है, मस्टर्ड और मस्टर्ड ऑयल, राइट, ऑयल सीड्स जो हैं, राइस कहाँ से मिलेंगे, स्पाइसेस कहाँ से मिलेंगे, वेजिटेशन। फिर एनिमल्स, पशु, जीव जंतु एवं अन्य पदार्थ, दूध हो गया, मांस, अंडे, शहद, यहीं से मिलेंगे सब चीज़ें हमें। फिर आपके जो एक्वाटिक फूड है, फिशेस हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम फूड, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, एल्गई, ये सब कहाँ से मिलेगा हमें, सी से मिलता है। तो रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं भाई देश में,
तो उनकी कंजर्वेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ रिसोर्स डेवलपमेंट, सिंपल सी बात है। पहले हम लोगों को जो अर्ली मैन था वो इम्पॉर्टेंट पार्ट थे नेचुरल इन्वायरमेंट के, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है साइंस में, डेवलपमेंट में, मॉडर्न कल्चर में, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एंटायर ह्यूमन रेस जो है वो रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होती जा रही है। तो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड तो है नहीं, लेकिन पॉपुलेशन तो अनलिमिटेड बढ़ती जा रही है। तो देयरफॉर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की कि मैन जो है इन रिसोर्सेज को उसका मिसयूज़ और ओवर यूज़ ना करे, इनको जुडिशियली जो है यूज़ करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करे। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता यूज़ ही ना करो, इसका मतलब है जुडिशियली यूज़ करो, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रखो। तो कंजर्वेशन का मतलब जो है वो ब्रॉड, फ्लेक्सिबल, फंक्शनल डेफिनेशन है कि भाई जनरस तरीके से नेचर में जो रिसोर्सेज उनको यूज़ करो, अननेसेसरली मत यूज़ करो, जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही यूज़ करो। इसकी वजह से ही इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा और डेवलपमेंट जो है वो स्टेबल रहेगी। राइट, सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके 2 यूनिट जो हैं वो कवर हो जाएंगे 4 चैप्टर्स में।